धन्यवाद। आप सबका स्वागत है फिर से। हमारे आज की मेहमान हैं डॉक्टर मोनिका गुप्ता। और डॉक्टर मोनिका गुप्ता हमसे बात करेंगी कि 2025 तक सभी के लिए होलिस्टिक स्वास्थ्य होम्योपैथी के द्वारा। डॉक्टर मोनिका मेडिकल ऑफिसर हैं बिहार गवर्नमेंट में। वो ऑरिगन सेक्रेटरी HMAI भी रह चुके हैं बिहार यूनिट के, और रेड क्रॉस सोसाइटी के लाइफ टाइम मेंबर हैं। तो डॉक्टर मोनिका, हम आपका स्वागत करते हैं। और अब आपको हम ये मंच देते हैं आज के टॉपिक के लिए। थैंक यू डॉक्टर मोनिका। सर एक्चुअली को होस्ट मैं नहीं बनी हूँ अभी तक शायद। हाँ जी, एक मिनट, मैं जरा टेक टीम प्लीज आप डॉक्टर मोनिका को जरा होस्ट बना दें, को होस्ट बना दें प्लीज। कैन यू मेक अ को होस्ट प्लीज? हाँ जी डॉक्टर मोनिका, अब आपको होस्ट बन गए हैं। हमें आपका प्रेजेंटेशन अब दिखाई दे रहा है डॉक्टर। वीडियो नहीं दिख रहा। हमको फिर कैसे दिखेगा? अच्छा। हेलो एवरीवन एंड वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेरी आवाज ऑडिबल है सर? हाँ जी, आपकी आवाज हमें क्लियरली सुनाई दे रही है। गुड इवनिंग मैम। ओके ओके, थैंक यू सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इस मंच पे जितने भी सीनियर्स मेरे डॉक्टर्स हैं, सभी को मैं सादर प्रणाम करना चाहती हूँ, और जितने भी जूनियर्स अभी जुड़े हैं उन सभी को ढेर सारा प्यार एंड ब्लेसिंग्स। तो आइए इस वेबिनार को शुरू करने से पहले मैं IFPA जो इंटरनेशनल फोरम है प्रमोटिंग होम्योपैथी, उसका मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने ये इजाद किया है, और ये सुलभ है सभी लोगों के लिए। आराम से बैठ के आप ऑनलाइन वेबिनार आप देख सकते हैं और होम्योपैथी के बारे में समझ सकते हैं। तो और मुझे जोड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में मेरे गुरुजी डॉक्टर सानी सर का मैं बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि इस प्लेटफॉर्म से मैं जुड़ूं। मेरा फोटो डाल दी तो एक्चुअली बोलने में हमको आसान होगा। मैं इस वेबिनार को शुरू करने से पहले थोड़ा अपने बारे में कहना चाहती हूँ कि एक्चुअली मैं तो होम्योपैथी से प्रैक्टिस के दौरान जुड़ी हूँ लगभग 15 वर्षों से अधिक से। लेकिन मेरा जो रिलेशन है होम्योपैथी से ये बहुत पहले से है, अगर देखा जाए तो। एक्चुअली स्पीकिंग की जब मैट्रिक में थी तभी से मैं होम्योपैथी से बहुत ज़्यादा गहरे रिश्ते के साथ जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि मैं एक्चुअली 3rd जनरेशन होम्योपैथ हूँ अपने फैमिली की। और
ऐसे कंडीशन में क्या था कि मेरे फादर मुझे अपने सीट के बगल में बैठाते थे, और जितना भी केस चेकिंग होता था वो मेरे से ही करवाते थे। और उस टाइम की बात है कि जब कोई भी केस चेकिंग मैं करती थी तो उसे बड़ा बोरिंग सा लगता था कि कितना लिखना पड़ता है। तो सारा जो केस चेकिंग था वो मेरे से ही बोलते थे कि तुम लिखो, और वो डिक्टेट करते जाते थे। तो उस दौरान में क्या होता था कि जब वो बोलते थे कि एग्रीवेशन दो, तो मैं क्या करती थी कि पूरा वर्ड एग्रीवेशन लिख देती थी। तो फिर वो बोलते थे कि नहीं बेटा, इसको ना साइन लैंग्वेज में ग्रेटर देन, लेसर देन ऐसे करके लिखो। तो वहां से समझने का सिलसिला, मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि वहां से समझने का सिलसिला शुरू हुआ। फिर वो मेरे पिताजी कैंट रेपर्टरी यूज करते थे, सिंथेसिस यूज करते थे। तो वो मुझे बोलते थे ये ढूंढो, ये रूब्रिक ढूंढो, और उसमें देखो कि बताओ कौन कौन सा मेडिसिन है, थर्ड ग्रेड में कौन सी मेडिसिन है, सेकंड ग्रेड में कौन सी मेडिसिन है। तो वो मैं बताया करती थी। तो ये सिलसिला बहुत पहले से था। तो एक्चुअली स्पीकिंग, अगर आज के डेट में देखा जाए कि अगर ऐसा अगर हम लोग अपने बच्चे के साथ करते हैं तो लोग कहेगा कि ये एक चाइल्ड एक्सप्लॉयटेशन है। लेकिन उस समय में हम लोग को बहुत मजा आता था, और बहुत सिंसियरिटी भी थी एक सीखने की, समझने की कि होम्योपैथी में आखिर होता कैसे है, पेशेंट से डील करने की। और पेशेंट जब रिकॉग्नाइज करता था कि अरे बेटी आपकी बहुत समझदार है, बहुत अच्छे से डील करती है पेशेंट को। तो इंटर तक आते आते बहुत कुछ पिताजी से सीखने का मौका मिला। ऐसे तो जितने भी स्टॉलवर्ड्स हैं, मतलब रहे हैं, महेंद्र सिंह हुए, बीके सरकार हुए, देन मजुमदार जी हुए, तो ये इन सारे से तो मेरा मौका मिला नहीं सीखने का कभी। अगर ऐसा समय में, उस समय में अगर मैं रहती तो बहुत कुछ सीख पाती। लेकिन ये खुशी है मेरे को कि नेक्स्ट जनरेशन में जो मेरे पिताजी हैं उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि वो जो मतलब हैं अभी, वो कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के प्रोडक्ट हैं, और उन्होंने वहीं से पढ़ाई की थी। और उनके जो कलीग्स रहे हैं वो जैसे सुनिमल सरकार हैं, देन आपको LM खान है, ये सब उनके कलीग्स रहे हैं। तो उनसे भी अभी तक भी जुड़ाव है उनका। और मुझे कभी कभी मौका मिलता है उनसे भेंट करने का, कुछ सीखने का। तो ये सिलसिला है। और एक होम्योपैथी में देखा गया है कि जो सीखने का सिलसिला होता है ये आप किताब के दौरान, किताब को पढ़ के आप नहीं सीख सकते हैं। आप जब अपने सीनियर से इंटरेक्ट करते हैं, सीनियर के पास बैठते हैं, उनके चेयर के पीछे कुछ देर खड़े रहते हैं, तब जाके कुछ सीखने को मिलता है। तो ये चीज मैंने महसूस किया है। और मैं, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे ये मौका मिला सीखने का। और बहुत मौका तो नहीं मिला, लेकिन 2-4 मौका जो भी मिला, मैं हमेशा सीखने की कोशिश करती हूँ। होम्योपैथी को अभी भी सीख ही रही हूँ। तो इसी सिलसिले के दौरान मुझे ये प्लेटफॉर्म मिला है, और ये मुझे बहुत खुशी है इस प्लेटफॉर्म पे अपने कुछ विचार को रखने का, और आप लोगों से अपने विचार को शेयर करने का, आप लोगों से कुछ सुनने का, समझने का, और होम्योपैथी को और थोड़ा डीप में जानने का। तो आइए, थोड़ा सा ये कुछ ज्यादा हो गया, हम अपने पॉइंट्स पे आते हैं। तो आज जो मेरा विषय है, चूंकि ये हिंदी का प्लेटफॉर्म है, तो मैं एक्चुअली सारे बात को मैं बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। बहुत बेसिक लेवल पे मैंने ये मेरा फर्स्ट वेबिनार है, इसीलिए मैं बहुत बेसिक लेवल का अप्रोच यहाँ पे यूज कर रही हूँ, जिसमें जो आज का मेरा ये है वो है पोटेंशियल ऑफ होम्योपैथी। यानी कि होम्योपैथी क्या कर सकती है ये तो हम लोग भी जानते हैं, लेकिन बस इसको हम डिस्कस करेंगे यहाँ पर आज कि हाउ टू अप्रोच द गोल 2025 होलिस्टिक जो हेल्थ हमारा ये है अप्रोच करने का, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं उनका ये अप्रोच है, ये कि हम 2025 तक होलिस्टिक हेल्थ सबके लिए लेके आएंगे। तो इस संदर्भ में जब मैंने उनका जो भाषण सुना था, इस संदर्भ में मैं विचार की कि इस संदर्भ में तो होम्योपैथी सबसे अच्छा मदद कर सकता है, सबके लिए होलिस्टिक हेल्थ ला सकता है। तो इसी पर मैं ये आज तैयार की हूँ प्रेजेंटेशन। तो उम्मीद है कि ये प्रेजेंटेशन आप लोग को अच्छा लगेगा। तो इसे स्टार्ट करने से पहले मैं अपने जो फाउंडर हैं डॉक्टर सैमुअल हैनमन सर, उनको मैं तहे दिल से पहले वंदन करना चाहती हूँ, और उन्हें याद करके ये सेमिनार वेबिनार स्टार्ट करना चाहती हूँ। जैसा कि हम जानते हैं कि वो एक एलोपैथ फिजिशियन थे, और फिर भी उनके द्वारा जो प्रकृति का ये जो पद्धति है ये पहले से भी था। इसका जो आविष्कार करना है वो पहले से था, और जो उन्होंने आविष्कार किया वो अपने आप में एक महान कार्य है, जिसके लिए हम सदा उनके
कृतज्ञ रहेंगे और आभारी रहेंगे। उन्होंने जो ऑर्गेनाइज में लिखा, एक्चुअली ये ऑर्गेनाइज का सेकंड जो एडिशन है वहां ये लिखा गया था, डेयर टू बी वाइज। फर्स्ट एडिशन में तो उन्होंने गैलेट का जो पोयम है वो था, और उसको हटा के यानी कि उसको रिप्लेस करके डेयर टू बी वाइज लिखा गया। सेकंड ऑर्गेनाइज का सेकंड एडिशन है, वहां से इसको डाला गया। तो ये जो लाइन है ये दर्शाता है कि सत्य को बोलना चाहिए, उसको बोलने से डरना नहीं चाहिए। और ये लाइन जो है उनके कॉन्फिडेंस को दर्शाता है कि सैमुअल हैनमन सर कितने कॉन्फिडेंट थे अपने बात को रखने के लिए। और इसी दौरान उन्होंने जो लिखा कि आई डोंट लिव्ड इन वेन, मतलब कि उन्होंने अपने लाइफ में जो भी किया वो इतना किया कि मानवता की सेवा के लिए उन्होंने पूरा अपना जीवन निछावर कर दिया। तो लाइफ शुड बी ग्रेटर देन लॉन्गर, वो बड़ा होना चाहिए, लंबा नहीं होना चाहिए। बड़ा इन सेंस कि, और ये जो है ये सिर्फ डॉक्टर हैनमन की ही बात नहीं है, हम लोग जितने भी फिजिशियन हैं उन सब का ये हो सकता है कि आई डोंट लिव इन वेन। तो ये जो है हैनमन सर ने सिर्फ अपने लिए नहीं लिखा, हम सभी लोगों के लिए लिखा कि हम लोग ऐसा कार्य करें। कार्य क्या करें? होम्योपैथी हमें ऐसा वरदान दे चुकी है, हम लोग होम्योपैथ बन चुके हैं कि अगर इसी में हम लोग अपना योगदान देते हैं तो हम लोग कह पाएंगे कि आई डोंट लिव इन वेन। प्रकृति का जो जितना भी है, प्रकृति जितना भी चलती है सब नियम पर चलती है। अगर नियम के विरोध में चलते हैं तो वो नुकसान पहुंचाएगी, ये सत्य बात है। और होम्योपैथी का क्या है, इसका भी कुछ नियम है, एक बेसिक कॉन्सेप्ट है। इसे फॉलो किए बिना अगर हम चलते हैं तो क्या होगा, ये नुकसान पहुंचाएगी। और सबसे बड़ी बात है कि हम लोग होम्योपैथ नहीं कहला सकते हैं। तो अगर हम फंडामेंटल लॉज की बात करते हैं अगर होम्योपैथी की, तो उसमें 3 चीज है, ये सभी हम लोग को पता है, लॉ ऑफ सिमिलर्स, होलिज्म और इंडिविजुअलाइजेशन। तो ये तीनों मिलके ही हमारा फंडामेंटल लॉज होम्योपैथी का देता है। कॉन्सेप्ट ऑफ होलिज्म क्या है? हमारा माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, यानी कि हमारा मस्तिष्क, शारीरिक और आध्यात्मिक, ये तीनों जब हम कंबाइन करते हैं तो उसको होलिज्म कहते हैं। इसको आप HOLI ना करके WHOLISM भी कह सकते हैं, लेकिन ये चूंकि शुरू से वैसा आ रहा है इसलिए मैंने यहाँ पे होलिज्म ऐसा लिखा है। तो माइंड, बॉडी एंड स्पिरिट, ये तीनों को मिला के हम होलिज्म कंसीडर करते हैं। अकेला अकेला माइंड कभी होलिज्म नहीं हो सकता है, अकेला अकेला बॉडी कभी होलिज्म नहीं हो सकता है। अगर स्पिरिट को आप, आध्यात्मिक को अगर आप अकेला छोड़ देंगे तो वो भी होलिज्म नहीं कहलाएगा। देन इसका कॉन्सेप्ट को, जो होलिज्म का कॉन्सेप्ट है उसको थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर ये है क्या। इट मीन्स बॉडी एंड माइंड इज नॉट सेपरेट, ये हम जानते हैं, समझ भी रहे हैं कि हमारा जो शरीर है ये माइंड से अलग नहीं है। एंड वेयर इज माइंड? नेवर माइंड। कहने का मतलब है कि अगर मैं सोचती हूँ, मैं कभी कभी रात में तो ऐसे सोचती रहती हूँ कि माइंड है कहाँ, तो माइंड तो हर सेल में है। हर सेल हमारा क्या है, एक अपना इंटिटी है, खुद का इंटिटी है। तो माइंड तो हर जगह होना चाहिए, हर सेल में होना चाहिए। तो खैर, वेयर इज माइंड? नेवर माइंड। आगे समझते हैं। देन व्हाट ए माइंड थिंक्स, फील, ड्रीम इज ऑल एक्सप्रेस्ड थ्रू आवर बॉडी। हमारा दिमाग जो सोचता है, महसूस करता है, वो सारा क्या चीज से एक्सप्रेस होता है? हमारे बॉडी के द्वारा एक्सप्रेस होता है। और एवरीथिंग, हर चीज affect our psycho, neuro, endocrine, immune system of our body। अब ये जो लाइन है, इस लाइन को आप समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा जो बॉडी है वो बाहर जितना भी कारण है, इफेक्ट है, वो इफेक्ट कहाँ करता है? हमारा साइको लेवल पे, न्यूरो लेवल पे, इंडोक्राइन लेवल पे एंड इम्यून सिस्टम लेवल पे। और होम्योपैथी में ये चारों चीज क्या है? ये चारों चीज तो हम समझ रहे हैं कि मॉडर्न
मेडिसिन में तो ये सारा चीज अलग अलग सिस्टम है, अलग अलग सिस्टम के अलग अलग डॉक्टर हैं, लेकिन होम्योपैथिकली अगर हम देखें तो होम्योपैथी में इसका क्या तात्पर्य है? साइको मीन्स रिलेटेड टू द माइंड, ये हम समझ रहे हैं। न्यूरो एवर्सन्स, ये हेलो हेलो डॉक्टर, आपका क्लियर आ रहा है? बीच में थोड़ा रुका था, वैसे क्लियर है आपका, नो प्रॉब्लम। ओके ओके, मुझे लगा कि मेरी साउंड मतलब हैम्पर हो गई है। ओके, देन न्यूरो मीन्स व्हाट? न्यूरो मीन्स रिलेटेड टू अवर नर्वस सिस्टम। जैसे हमारा जो डिजायर है, एवर्शंस है, ये हमारा न्यूरो के सिम्टम्स हैं। इंडोक्राइन मीन्स which type of symptoms? Related to our those symptoms which are controlled by the endocrine, मतलब वैसे symptoms जो हमारे हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होते हैं। मीन जैसे फॉर एग्जांपल मेंसेस है, सेक्सुअलिटी है, ग्रोथ है, ये सारे। एंड इम्यून सिस्टम के सिम्टम्स क्या है? फॉर एग्जांपल टेंडेंसी टू कैच कोल्ड और हीट, ये हमारे इम्यून सिस्टम के सिम्टम्स हैं। तो आप देखेंगे कि जब हम केस चेकिंग करते हैं तो क्या हम इन चारों लेवल पे नहीं पूछते हैं? पूछते हैं। हम डिजायर एंड एवर्शंस पूछते हैं, मेंसेस पूछते हैं, उसके जनरल ग्रोथ को पूछते हैं, वो उसको ठंडा लगता है या गर्म लगता है, जो उसका टेंडेंसी है वो पूछते हैं। देन हम अपने उसके माइंड को पूछते हैं। तो ये सारे सिस्टम को लेके ही हम चलते हैं। तो हमारे होम्योपैथी में इन चारों का बहुत जरूरी है और इन चारों का हार्मोनी होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमने देखा, कॉन्सेप्ट ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन, ये क्या है? ये भी हम जानते हैं कि अगर 4 लोगों को रूमेटिज्म है, अगर 4 लोग रूमेटिज्म से ग्रसित है, तो चारों को क्या एक ही मेडिसिन पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, अलग अलग मेडिसिन पड़ सकती है। इट टोटली डिपेंड्स अपॉन व्हाट? इट टोटली डिपेंड्स अपॉन कि व्यक्ति किस स्वभाव का है। मेरी बातों को आप ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। व्यक्ति किस स्वभाव का है, वो व्यक्ति उस पार्टिकुलर सिचुएशन में, मीन्स उसको रिमेटिज्म हो गया, सबको होता है, हो गया, लेकिन पार्टिकुलर सिचुएशन में वो व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है, ये उसका पिक्युलरिटी है। अगर कोई व्यक्ति डर गया, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूं कि अगर कोई व्यक्ति डर गया तो वो 3 तरीके से रिएक्ट कर सकता है। सिचुएशन को अवॉइड कर सकता है, जो साइकोटिक मियाज्म का व्यक्ति होगा। अफेक्टेड तो होगा, पर वांट्स टू बी इन कंट्रोल, चाहेगा कि अपने ऊपर कंट्रोल करके हम रखें। तो वैसा व्यक्ति कैसा होगा? कैंसर मियाज्म का हो सकता है, होगा। देन अगर उसको डर लगा और उस डर से निकलने की कोशिश करेगा, वो प्रयास करेगा, देन वो व्यक्ति ट्यूबरकुलर मियाज्म का होगा। तो आप उनसे जब पेशेंट से आप तफ्तीश करेंगे, पूछेंगे, तो पता चलेगा कि पेशेंट बोलता है कि मैं डरता तो हूं सर, लेकिन मैं उस डर को हावी नहीं होने देता हूं, मैं उससे निकलने का कोशिश करता हूं। कैसे निकलने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो उसका कारण बताएगा, उसका बताएगा कि वो कैसे निकलने की कोशिश करता है। तो आप वहां पे उसको समझ सकते हैं, उसके फीलिंग, उसके सेंसेशन, उसके रिएक्शन को समझ सकते हैं। वो कैसा फील करता है उस वक्त, उसका क्या सोचने समझने का, महसूस करने का ये रहता है, क्या सेंसेशन उसके आते हैं, उसे क्या पसंद है, नापसंद है, उसके क्या एग्रीवेशंस होते हैं पार्टिकुलर उस डिजीज के अंदर, उसके जो स्लीप हैं उसमें क्या डिस्टरबेंस आ रही हैं, बाउल मूवमेंट कैसा है, मेंसेस उसके कैसे हैं। ये सारे चीज जो हैं ये इंडिविजुअल होते हैं, ये कभी भी एक व्यक्ति से दूसरे में नहीं एक जैसे हो सकते हैं। एक चीज मिलेगा तो दूसरा जरूर अलग होगा। तो हमको इसी को ढूंढना है कि क्या चीज है जो अलग है। ईश्वर ने ऐसा बनाया है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से अलग बनाया है। मैं तो कल पढ़ रही थी कि जो जेब्रा होता है, उसका जो धारी होता है शरीर पे, वो धारी भी अलग अलग होता है, एक जेब्रा दूसरे जेब्रा से नहीं मिलता है। तो बताइए एक व्यक्ति कैसे दूसरे व्यक्ति से मिलेगा, उसका जो फीलिंग्स है, सेंसेशन है, वो दूसरे व्यक्ति से कैसे मिलेगा, उसका जो रिएक्शन करने का टेंडेंसी है वो एक दूसरे से जरूर अलग होगा। तो जो ह्यूमन बीइंग्स आर एन एंटिटी बाय देमसेल्फ डिस्प्लेइंग वेरियस कैरेक्टरिस्टिक्स एट ऑल लेवल, जितने भी लेवल मैंने बताए वो सारे लेवल पे खास कैरेक्टरिस्टिक शो करता है, और हर एक लेवल पे हमको यही देखना है, समझना है, उस पेशेंट में निकालना है कि क्या खास है उस पेशेंट में। उसका बॉडी स्ट्रक्चर,
हर व्यक्ति से अलग होगा, फिजिकल इलनेस अलग होगा, उसका सोचने थॉट्स जो है वो अलग होगा, फीलिंग, इमोशंस, कॉन्शियस और अनकॉन्शियस लेवल पे, सेंसेशंस, परसेप्शन, वो कैसे महसूस करता है, एंड रिएक्शन, कैसे रिएक्ट करता है, ये सारे डीपर लेवल पे आप जब जाएंगे तो पता चलेगा कि हर व्यक्ति एक दूसरे से अलग है, और इसी को कहते हैं हम लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन। और ये बहुत खास चीज है, ये साधारण लॉ नहीं है, पूरा होम्योपैथी हमारा इसी पर डिपेंड करता है। लॉ ऑफ सिमिलर तो हम लोग जानते हैं, लाइक क्यूर लाइक्स, ये जो सिमिलिया जो सिमिलर का जो हमारा नियम है, ये तो फंडामेंटल लॉ है ही, कि एनी सब्सटेंस which can produce a group of symptom in a healthy person, that substance can cure those symptoms in the sick human being। मतलब कि जो सब्सटेंस प्रूविंग के दौरान जो सिम्टम्स शो करता है, प्रोड्यूस करता है, अगर किसी पेशेंट में वो सिम्टम्स नजर आते हैं तो वो उसको क्योर करने की क्षमता रखता है। इसको साधारण वे में समझ सकते हैं, डिजीज प्रोड्यूसिंग पावर इज इक्वल टू डिजीज क्योरिंग पावर। लेकिन ये जो सारे लॉज मैं बता रही हूं, पूरे होम्योपैथी को समझने के लिए सिर्फ मेडिसिन के सिम्टम्स को पेशेंट के सिम्टम्स से मिला देना और दवा दे देना, ये होम्योपैथी नहीं है। आप जब फिलॉसफीज पढ़ेंगे, बहुत सारी फिलॉसफीज, जैसे कि आपको कैन फिलॉसफी है, रॉबर्ट्स की फिलॉसफी है, स्टुअर्ट क्लॉस की फिलॉसफी है, डनहम की फिलॉसफी है, तो पता चलेगा कि सारे स्टॉलवर्ड्स ने हर एक चीज के ऊपर अपना अपना उनका विचार है, हर एक लोगों का अलग अलग विचार है या एक विचार है, वो पढ़ने के बाद आपको समझ में आएगा। तो जब हम अपने एजुकेशन लाइफ में जब 5 साल 5.5 साल का कोर्स जब किए, उस समय तो फिलॉसफी थी, सिलेबस में थी, लेकिन आप लोग भी मतलब आप समझ सकते हैं कि आप लोगों ने भी फिलॉसफी कितनी पढ़ी होगी 5.5 साल के कोर्स में। मैं तो नहीं पढ़ पाई थी, और कैंट्स फिलॉसफी पढ़ी भी थी तो वो मेरे ऊपर से ही चला गया था उस वक्त, है ना। तो बाद में मैंने सारे फिलॉसफीज को पढ़ा और तब समझ में आया कि एक्चुअल बात तो इसी में लिखा है, बाहरी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो तो बस बाहरी है। सारे फिलॉसफीज को जब आप पढ़ेंगे या एक दो जो भी आपको फिलॉसफी पढ़ना जब आप स्टार्ट करेंगे, तो आपको इस डीपर लेवल पे होम्योपैथी का आपको जानकारी होगा कि होम्योपैथी एक्चुअली कहती क्या है, कैसे ट्रीट करने के लिए कहती है। और ऑर्गेनन तो हमारा बाइबल ही है और हमारा गीता ही है, तो उसको तो लेके चलना ही है। आइए थर्ड लॉ के बारे में बात करते हैं, जो वही मैंने लिखा है जैसे सिमिलर एंड सिंपलर। तो सिमिलर वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बताया, इस कॉन्सेप्ट के तहत हम पेशेंट को दवा और बीमारी दोनों से मैच करता हुआ मेडिसिन देना होता है। साथ ही एक दवा एक समय में एक ही दवा का चुनाव हम करते हैं, दैट इज कॉल्ड द सिंपलर। आप समझ सकते हैं, अब इस पूछिएगा कि इसका कारण क्या है, क्यों हम एक ही दवा देंगे। तो पहली बात है कि हमारी जो मेडिसिन है उसकी जो प्रूविंग हुई है वो सिंगल हुई है, कॉम्बिनेशन में तो नहीं हुई है। देन दूसरी की दो मेडिसिन को जब हम मिलाते हैं तो सिम्टम्स जो आते हैं वो अलग हो जाते हैं। तीसरी की कॉम्बिनेशन करने पर मेडिसिन हो सकता है कि एक दूसरे की इनिमिकल हो, तो वैसे कंडीशन में आपकी कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ जाएंगी। तो ये सब कारण है कि हमें सिंपलर के तरफ जाना चाहिए। एफरिज्म नंबर 272 कहता है हमारा ऑर्गेनन का कि इन नो केस इट इज रिक्वायर्ड टू एडमिनिस्टर मोर देन वन सिंगल सिंपल मेडिकल सब्सटेंस एट वन टाइम। एक समय में एक से अधिक का चुनाव सब्सटेंस, मेडिकल सब्सटेंस जिसको आप ड्रग कह सकते हैं, वो हमको एडमिनिस्टर नहीं करना चाहिए। इट इज रॉन्ग टू अटेम्प्ट टू एम्प्लॉय कॉम्प्लेक्स मीन्स, ये एफरिज्म नंबर 274 हमारा कहता है। 246 कहता है कि रेमेडी शुड बी गिवन इन माइन्यूटेस्ट डोज so as to produce the possible excitation of the vital force। देखिए इस स्लाइड में दो बातें हैं समझने की, एक तो वाइटल फोर्स, दूसरा माइन्यूटेस्ट डोज। तो ये दोनों ही बातें बहुत डीप है समझने के लिए, लिखा हुआ तो बस एक लाइन में है, लेकिन अगर इसके ऊपर अगर चर्चा किया जाए तो वाइटल फोर्स भी एक लेक्चर का हो जाएगा और माइन्यूटेस्ट डोज भी एक लेक्चर का हो जाएगा। तो मैं उसे उस तरफ नहीं जाऊंगी,
क्योंकि वाइटल फोर्स है, वाइटल फोर्स कब रीअरेंज होता है, कैसे उसको हम अरेंज कर सकते हैं, रीअरेंजमेंट में क्या होगा, अरेंजमेंट होगा तो क्या होगा, कैसे क्या प्रोसेस है उसको हार्मोनी में लाने का, मैन्यूटस डोज क्या होता है, किसको हम समझेंगे कि मैन्यूट डोज है। तो जैसे फॉर एग्जांपल परसों का केस मैं एक बता रही हूँ कि एक पेशेंट आई, वो आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा कि पेशेंट बोली कि सर मेरा बच्चा तो पूरा डिब्बा ही खा गया है ना, तो क्या होगा, उसका तो बहुत बढ़ जाएगा, कहीं कुछ हो ना जाए, मैं क्या करूं सर। वो बहुत घबरा गई। तो मैंने उसे समझाया कि पूरा डिब्बा एक साथ खाया, तो हाँ पूरा डिब्बा एक साथ खाया। तो ये बात समझने की है कि जब पूरा डिब्बा वो एक साथ खाया, इंटरवल में नहीं खाया, तो दैट इज कंसिडर्ड एज द सिंगल डोज। वो सिंगल डोज कंसिडर होगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऐसा नहीं होगा कि बहुत ज्यादा एग्रीवेशन हो जाएगा। हाँ, अगर उसको इंटरवल में लेता, वो 10 मिनट 15 मिनट के इंटरवल पे लेता, तो वो डोज बढ़ जाएगा, यानी वो 2 डोज 4 डोज ऐसे हो जाएगा। जैसे हम लोग कोई कोई मेडिसिन सुबह दोपहर शाम देते हैं, या 10-10 मिनट पे दिए, आधा घंटा पे दिए, जो भी चलाता है लोग। तो कहने का मतलब है वो डोज कहलाएगा। एक साथ आपने जितनी भी मेडिसिन ली वो डोज सिंगल डोज कहलाएगा। तो ये मिनिमम डोज का जो फंडा है, ये और भी बहुत बातें हैं इसमें। ये तो मैं ऐसे ही कल का परसों का एक इंसिडेंट याद आ गया तो मैं बताई। अब आते हैं इसी बात पे, डिमांड ऑफ द एरा एंड हाउ होम्योपैथी कैन हेल्प। ये हम न्यूज में भी देखते आ रहे हैं, और WHO ने ये डिक्लेयर भी किया है कि होम्योपैथी सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द मेडिसिन। हमारा मॉडर्न मेडिसिन तो है ही, उसके बाद के श्रेणी में होम्योपैथ को रखा गया है, यानी सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ द मेडिसिन को इसको माना गया है। ये बहुत अच्छी बात है हमारे लिए, और होल वर्ल्ड इज नाउ रिकॉग्नाइजिंग दैट आंसर टू ऑल डिजीज इज होलिस्टिक हेल्थ। मतलब होलिस्टिक हेल्थ, पूरे पूरे संसार का अब नजर किस पे है, हमारे होम्योपैथी की तरफ है। वो किससे आशा कर रहा है, होम्योपैथ से आशा कर रहा है कि होलिस्टिक हेल्थ अब कौन दे सकता है, होम्योपैथी दे सकता है। सो टू अप्रोच दिस, होम्योपैथी प्लेज इंपॉर्टेंट रोल। तो ये मेरा मानना है, सबका मानना है कि इस अप्रोच को गेन करने के लिए, इस डिमांड को अप्रोच करने के लिए होम्योपैथी बहुत अच्छा रोल प्ले कर सकता है। तो क्योंकि जो होम्योपैथी है वो पर्सन एज ए होल कंसीडर करता है, हमें समझ रहे हैं शुरू से, एज एन इंडिविजुअल एंड हील्स एट एन अर्ली स्टेज ऑफ द इलनेस। अभी क्या है, अभी जैसे कि चिकन पॉक्स अभी के समय में छाया हुआ है, बहुत सारे मरीज मेरे ओपीडी में आ रहे हैं। तो उसका जो प्रोड्रोमल स्टेज होता है, अर्ली स्टेज होता है, 2 दिन 3 दिन पहले ही मेरी बेटी को क्या हो गया, रेडनेस ऑफ द आई हो गया, गले में खराश हो गया। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि चिकन पॉक्स हो गया उसे, तो डर के मारे मैंने उसे ब्राइनिया दे दिया। हाँ, तो उससे क्या हुआ कि उसका तो सिम्टम्स भी रिलीफ हो गया, लेकिन अगर अगर वो चिकन पॉक्स होता तो क्या होता, वो हो जाता। तो अर्ली स्टेज ऑफ इलनेस में भी हमारी मेडिसिन बहुत अच्छे से उस चीज को रोकने में सक्षम है, उसको आगे पैथोलॉजिकल चेंजेस नहीं होने देती है, और वहां पे उसको प्रिवेंट करती है, रोक के रखती है। और अगर अगर पैथोलॉजिकल चेंजेस हो भी गए हैं, स्टिल होम्योपैथी कैन हेल्प ए लॉट। उसके बाद भी हमारी होम्योपैथी पैथोलॉजिकल चेंजेस में भी कहाँ तक हेल्प कर सकती है, ये भी एक सेशन का विषय है कि सर्जरीज में होम्योपैथिक, पोस्ट सर्जरी एंड प्री सर्जरी में होम्योपैथी का क्या रोल है। ये भी एक समझने वाली बात है, जो मैं अगर मौका मिले तो नेक्स्ट बार जरूर बताऊंगी। रिलायंस हॉस्पिटल का जो सेरेमनी हुआ, ओपनिंग सेरेमनी हुआ दिल्ली में, वहां पे हमारे माननीय प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने क्या कहा कि अच्छे से अच्छे डॉक्टर भी होम्योपैथी की ओर आ रहे हैं और होलिस्टिक हेल्थ का मूड बना रहे हैं। एक्चुअली स्पीकिंग ये सच्चाई भी है, और कितना भी आप ऐसे देखिए, कितना भी डेवलपमेंट मॉडर्न मेडिसिन ने कर लिया हो इन टर्म्स ऑफ डायग्नोसिस, सर्जरी, रिसर्च, बहुत सारी, मतलब कहा जाए तो बहुत डेवलपमेंट हुआ है मॉडर्न मेडिसिन में। और कितनी बीमारियां हैं, फॉर एग्जांपल साइकोसोमैटिक डिजीजेज हैं, ऑटो इम्यून डिजीजेज हैं, दे हैव नो लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन। मॉडर्न मेडिसिन में इस तरह की बीमारी के लिए लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन नहीं है। फॉर एग्जांपल अर्थराइटिस, एक्जिमा, आजमा, पार्किंसन, ऑटिज्म, डिप्रेशन, ये इस तरह की जो बीमारियां हैं, ऑटो इम्यून डिजीज जिसे हम कहते हैं, साइकोसोमैटिक डिजीज कहते हैं,
इस तरह की जो डिजीज है उसमें हमारी मॉडर्न मेडिसिन का ज्यादा स्कोप नहीं है और लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन उसमें नहीं है। इसमें होम्योपैथी हमारा बहुत अच्छा स्कोप दे सकती है। तो इस चीज को आगे समझते हैं। क्यों? क्योंकि दे आर नॉकिंग एट द रॉन्ग डोर। होम्योपैथी क्या ट्रीट करती है, कैसे ट्रीट करती है, किस लेवल पे ट्रीट करती है? तो जो मैंने आपको 4 लेवल बताया फर्स्ट स्लाइड सेकंड स्लाइड में, साइको न्यूरो इंडोक्राइन इम्यून सिस्टम लेवल, इस चारों लेवल पे हमारी पैथी वर्क करती है और चारों के हार्मोनी को लाने में हेल्प करती है। इन चारों की हार्मोनी अगर नहीं हो, सिर्फ न्यूरो लेवल पे हम अगर जैसे मॉडर्न मेडिसिन काम करती है उस लेवल पे काम हो रहा है, इंडोक्राइन लेवल पे काम हो रहा है, तो पूरे बॉडी का हार्मोनी कैसे आएगा? तो व्हाट इज दिस इन होम्योपैथी? इसको फिर से एक बार समझते हैं। इम्यून सिस्टम जो है वो हमारे होम्योपैथी में टेंडेंसी टू कैच कोल्ड एंड हीट है। नर्वस सिम्टम्स जो है होम्योपैथी में डिजायर, एवर्शंस, जनरल मॉडलिटीज जो हैं वो हैं। इंडोक्राइन सिम्टम्स क्या है? मेंसेस, सेक्सुअलिटी, ग्रोथ है। और मॉडर्न मेडिसिन की जो मेडिसिन हम लोग वो लोग देते हैं और कहते हैं कि मेडिसिन लो और जाओ, हो गया। तो क्या ये यहाँ पे हमारा काम, एक फिजिशियन का काम खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। हमारा काम, एक फिजिशियन का काम हील करना है। जो क्या होगा, हर लेवल पे हील करना है। सिर्फ एक लेवल पे जाके अगर आप हील करते हैं तो वो हमारा काम कंप्लीट नहीं हुआ। और ये काम होम्योपैथी करती है, कर सकती है। हमारा एम है टू मेक द पर्सन फ्री ऑफ मेडिसिन, नॉट डिपेंडेंट ऑन द मेडिसिन। अगर कोई मेडिसिन पर डिपेंडेंट होता चला जा रहा है, लाइफ लॉन्ग उसको मेडिसिन लेनी पड़ रही है किसी की भी, तो वो क्या है, दैट इज नॉट गुड फॉर हिम। और वो हीलिंग भी नहीं है। हीलिंग तो तब कहलाएगी जब हम उस पर्सन को फ्री ऑफ मेडिसिन कर देंगे। तो ये हमारा एम होना चाहिए। अब मेन बात पे आते हैं कि हाउ टू गेट 100% रिजल्ट इन एवरी केस। क्या ऐसा संभव है कि हमारे क्लिनिक में जितने भी केस आते हैं उसको हम 100% दे सकते हैं? बिल्कुल संभव नहीं है। हर क्लिनिक में ऐसा होता है कि कुछ पर्सन ठीक होते हैं, कुछ पर्सन नहीं ठीक होते हैं। तो उसके लिए क्या क्या करना पड़ेगा कि हम ये समझ सके कि हमारा जो है वो 100% नहीं तो कम से कम ज्यादा से ज्यादा हम गेन कर सके। तो फर्स्ट एस्पेक्ट इज वी शुड बी फर्म इन आवर बेसिक। हर एक लाइन को आप एकदम डीपली मतलब फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा, आत्मसार जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश कीजिएगा। First of all, we should be firm in our basic, for example, organal, materia medica, repertory, philosophy, and art of case taking. The most important thing and most difficult thing. For this, we have many techniques. बहुत सारे टेक्निक हमारे पास है। बोइंग हसन मेथड है, केंट मेथड है, हैनमेनियन मेथड है। आप किसी भी टेक्निक का यूज कर सकते हैं। कोई ये नहीं है कि आप सिर्फ हैनमेनियन मेथड ही यूज कीजिए, केंट मेथड भी यूज कीजिए। ये डिपेंड करता है कि आपके पास जो पेशेंट है वो किस तरह का पेशेंट है। ये भी एक विषय समझने वाली बात है कि आप सारे मेथड को समझेंगे तभी समझ पाएंगे कि इस पेशेंट के लिए हम किस मेथड का उपयोग करें। We have many repertories to use, different software to use. इन सारे टूल्स का जानकारी हमें होना चाहिए। सेकेंड एस्पेक्ट क्या है कि is that we should know all the new development that is taking place in homeopathy. हर जगह क्या क्या डेवलपमेंट हो रही है होम्योपैथी की, उसकी जानकारी हमें जरूर होनी चाहिए। पहले हमारे पास जैसे 99 रेमेडीज थे, अभी हमारे पास मोर देन 4000 रेमेडीज हैं। हमारे पास पहले कुछ ही मेडिसिन थी बर्ड्स की, लेकिन अब हमारे पास बहुत सारी मेडिसिन है। स्नेक की भी मेडिसिन है, स्पाइडर की मेडिसिन है, बहुत सारी फिशेस से हमारी दवाइयां बन रही है। पहले एक दो ही बना करती थी, तो अब तो बटरफ्लाई की भी एक मेडिसिन आ गई है। मैं उसको पढ़ रही थी पर अधूरा ही रह गया, मैं उसको डिटेल नहीं पढ़ पाई। तो मैंने सुना कि बटरफ्लाई से भी एक मेडिसिन बनी है। तो खैर, हाँ, और ऐसे ऐसे बहुत डेवलपमेंट होते रहेंगे और आते रहेंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, बट इट इज नॉट नेसेसरी कि हम हर केस में एकदम सिमिलिमम चुनाव कर ले, ऐसा संभव नहीं है। पेशेंट क्योर तब कैसे होगा, ये सवाल उठता है।
कि हर केस में सिमिलिमम तो हम नहीं गेन कर पाएंगे, तो क्योर कैसे कर पाएंगे? तो यह पहले जाने कि होम्योपैथिक मेडिसिन के प्रति हमारा जो वाइटल फोर्स है ये हर हाल में रिएक्ट करता है। अब आप प्लेसिबो ही दे दीजिएगा तभी नहीं रिएक्ट करेगा, बाकी अगर मेडिसिन दिए हैं तो रिएक्शन करेगा ही। तो वाइटल फोर्स हमारा हर हाल में जब रिएक्ट कर रहा है, बट इट शुड बी क्लोज इनफ टू द पेशेंट सिम्टम, पेशेंट के सिम्टम से मेल खाता हुआ कुछ ना कुछ होना चाहिए। अब एकदम ही आप उटपटांग मेडिसिन अगर ठोक दिए हैं तो कुछ ही नहीं होगा, वो सीधे चला जाएगा, कुछ भी वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वाइटल फोर्स वो कोई रिएक्ट ही नहीं करेगा उसके प्रति। और अगर आप थोड़ा भी सिमिलिमम अगर आप करके दिए हैं तो वाइटल फोर्स आपका रिएक्ट करेगा। Then comes the importance of the Kent observation. यहीं पर इंपॉर्टेंस आता है केंट ऑब्जर्वेशन का, जो हमने पढ़ा है 12th केंट ऑब्जर्वेशन, जो केंट के फिलोसफी चैप्टर नंबर 35 या 36 ऐसे करके कहीं लिखा है। तो फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के बाद केंट का ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है, और यही केंट ऑब्जर्वेशन विल ग्रेजुअली गाइड यू टू द राइट रेमेडी। फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में अगर आपने सिमिलिमम नहीं भी दिया है तो सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में आपका जो केंट ऑब्जर्वेशन है उसके थ्रू आप राइट रेमेडी तक जरूर पहुंच जाएंगे, अगर आपको पूर्ण रूप से जानकारी है। Because our vital force respond beautifully to the level of similarity of the remedy selected. जो भी हम लोग रेमेडी सेलेक्ट करते हैं उसके लिए बहुत अच्छे से रिएक्ट करके दर्शाती है वाइटल फोर्स, और उसको समझना ही एक अच्छे फिजिशियन का काम है कि हमारा जो पेशेंट है वाइटल फोर्स है वो क्या सिम्टम्स शो कर रहा है, और उस सिम्टम को समझ के जब हम मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में तो पेशेंट हमारा क्योर की तरफ अग्रसर होता है। इफ देयर इज 10% सिमिलरिटी, अगर 10% ही आपका फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन में मेल खा रहा है, बॉडी विल रिस्पॉन्ड, ए न्यू सिम्टम विल बी प्रेजेंटेड। बॉडी हमारा रिएक्ट किया, वाइटल फोर्स हमारा रिएक्ट किया, और नया सिम्टम हमें शो होगा, और फिर सेकंड प्रिस्क्रिप्शन में हम उस सिम्टम के आधार पर जब हम दवा देंगे सेलेक्ट करेंगे तो वो हमको सिमिलिमम तक जरूर लेके जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इवन ए करेक्ट डिसीजन इज रॉन्ग व्हेन इट इज टू लेट। आपको या हमें हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, तभी हम समय पर उसका यूज कर पाएंगे। अगर हमको फिलॉसफी की जानकारी नहीं है, ऑर्गेनिक की जानकारी नहीं है, तो हम कैसे यूज कर पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे कि हमें क्या किस टूल का इस्तेमाल कब करना है? और अगर लेट हो जाएगा तो पेशेंट भाग जाएगा। जस्ट जोकिंग, पेशेंट भाग क्या जाएगा कि पेशेंट आपका क्योर नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि राइट टूल का इस्तेमाल राइट समय में करना ये बहुत जरूरी है। ये एक अच्छे फिजिशियन का निशानी है, और तभी आपका जो पेशेंट है वो क्योर की तरफ अग्रसर होता है। एक और इम्पोर्टेंट बात जो मैं कहना चाहूंगी इस मंच से, कि क्योर प्राप्त करने के लिए सिंपल भाषा में कहे तो खाली दिमाग रखना बहुत जरूरी है। अब इतना भी खाली नहीं कि बिल्कुल ही सब चीज गायब हो जाए, ऑर्गेनन भी गायब हो जाए, मटेरिया भी गायब हो जाए, ऐसा खाली नहीं। आप समझ रहे होंगे मैं खाली किस पॉइंट ऑफ व्यू से कहना चाह रही हूँ। हमारे दिमाग में पहले से सारी बातें रहती हैं, जैसे कुछ किताबों की, कुछ अपने सीनियर्स की, और जो बचा खुचा हमारे अंदर जो डर है कि मरीज ठीक होगा कि नहीं होगा, कहीं भाग न जाए, तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि सिलेक्शन में गलती करते हैं। ये मैं सही बता रही हूँ, ऑब्जर्वेशन करके बता रही हूँ, खुद के ऊपर भी ऐसा हो चुका है बहुत बार। तो क्या होता है कि बहुत सारी बातें हमारे दिमाग में चलती रहती हैं, जिसके वजह से एक हम लोग क्या होता है कि प्री डिस्पोज हो जाते हैं, मतलब कि प्रभावित हो जाते हैं, चारों तरफ के प्रेशराइज हो जाते हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं। तो क्योर प्राप्त करने के लिए एक तो प्रेशराइज नहीं होना है, और दिमाग को अनप्रेशराइज होके उस पर पेशेंट पर फोकस करना है। सेकंड, क्योर प्राप्त करने के लिए नॉर्मल फेनोमेना को जानना जरूरी है, तभी हम जान पाएंगे कि पेशेंट में क्या एबनॉर्मल है जिसको हमको ट्रीट करना है। जब हम अब यही बात आ जाता है आपका एनाटॉमी फिजियोलॉजी, तो फिजियोलॉजी जब आप नहीं जानेंगे, एनाटॉमी नहीं जानेंगे, अब फॉर एग्जांपल आप ऐसे समझ लीजिए कि छोटे बच्चे का रिफ्लेक्स है,
तो अगर आप नहीं जानते हैं कि ये रिफ्लेक्स जो है ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है, तो आप कैसे उसको दवा दीजिएगा? आप समझिएगा नहीं, तो एबनॉर्मल रिफ्लेक्स आ रहा है, दवा ठोक दीजिएगा। तो ये गलत है। आप जब तक नॉर्मल फेनोमेना को नहीं समझेंगे तो एबनॉर्मल आप कैसे पकड़ेंगे? तो इसीलिए यहाँ पर प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन तो बाद में बताऊंगी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब भी जरूरी है। क्योंकि बहुत सारे मेरे स्टूडेंट्स जो हैं वो पूछते हैं कि मैम ये सब पढ़ के क्या होगा, तो मतलब कि गया जमाना, फिर दोबारा आप कहती है रिवाइज करने के लिए। बोले नहीं, ये पढ़ो फिर से रिवाइज करो। वो एग्जाम दे लिए, खत्म हो गया, इसका क्या मतलब है? उसको फिर से रिवाइज करके देखो कि क्या क्या नहीं पढ़े तो उसको फिर से पढ़ो। तो ये बहुत जरूरी है। अब अगर पेन हो रहा है रेडियल नर्व में, तो रेडियल नर्व पढ़ लिए, एग्जाम दे लिए, खत्म। अब रेडियल प्रैक्टिकल में जब आते हैं तो पेशेंट बोलता है यहाँ से यहाँ तक दर्द है, तो आप समझेंगे ना कि रेडियल नर्व कहाँ से कहाँ तक होता है, उसको प्रैक्टिकल समझने की कोशिश करेंगे। ये जो मैंने बताया कि नॉर्मल फेनोमेना, अब हाँ, क्योर प्राप्त करने के लिए ऑर्गेन का अहम योगदान है, ये तो मैंने पहले भी बता दिया। ये हमारा गीता है, ये मैंने भी बताया कि बिना इसको समझे हुए हम पेशेंट को नहीं देख पाएंगे, नहीं क्योर कर पाएंगे। रिपर्टरी की जानकारी से कुछ नहीं होगा। मैं ऐसा नहीं कहती हूँ कि रिपर्टरी की जानकारी नहीं लेनी चाहिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और ये बहुत हेल्पफुल है हमारे पेशेंट को ट्रीट करने के लिए, क्योंकि एक ग्रुप ऑफ सिम्टम्स आपको मिल जाता है और तब आपको सिलेक्शन करने में बहुत मदद होती है। आप सिलेक्ट कर पाते हैं कि कौन सी मेडिसिन मटेरिया के हिसाब से आप छांट सकते हैं। तो रिपर्टरी तो अपने जगह पे बहुत जरूरी है, लेकिन रिपर्टरी की जानकारी से कुछ नहीं होगा। केस चेकिंग की कहानी के दौरान, जो कहानी इतना पेशेंट बोलता है, उस दौरान किस सिम्टम को रखना है और किसको छोड़ना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये आप कहाँ से सीखेंगे? मैंने बहुत जूनियर्स को केस चेकिंग करते हुए देखा है। वो क्या करते हैं, क्या चीज से डर लगता है भाई? तो पेशेंट बोलता है सर हमको तो सांप से बहुत डर लगता है। नहीं, पूछता है वो, मैंने देखा है कुछ जूनियर्स को कि आपको सांप से डर लगता है, ऐसे पूछता है। तो ऐसे पूछिएगा, अगर आपकी सांप से डर लगता है तो कौन बोलेगा? मुझसे भी कोई पूछेगा कि सांप से डर लगता है तो मैं कहूंगी भाई मैं तो एक कुछ दूर भाग जाऊंगी सांप को देख के। तो कहने का मतलब है कि ऐसे नहीं। ये भी एक, ये पॉइंट भी बहुत डीप स्टडी की बात है, केस चेकिंग, है ना? तो कहने का मतलब है मेरे पास समय भी बहुत कम है एक्चुअली, ठीक है। तो तो मेरे पास एक पेशेंट आया, तो वो लेडी जो थी, वो क्या थी, वो कहती थी कि जब मैं मोटरसाइकिल पर बैठती हूँ तो मुझे सांप काट लेता है। और सच में वो कन्वर्शन में चली जाती थी, और जब वो ठीक होती थी कुछ मिनट के बाद वो कहती थी कि मुझे सांप ने काट लिया है। तो वहां पे वो फियर ऑफ द स्नेक वहां पे काम आएगा। तो आपको ये समझना बहुत जरूरी है कि कहाँ पे कौन सा सिम्टम हम ले, क्योंकि एक पेशेंट जो है, एक पेशेंट जो है वो हर लेवल पे सिम्टम देता है। ये बिल्कुल जरूरी नहीं है। मैं कंक्लूड ये कह के कहना चाहती हूँ कि पेशेंट जो है वो फिजिकल लेवल पे भी सिम्टम देता है, पीक्यूआरएस देता है, कभी कभी कोई पेशेंट मेंटल लेवल पे पीक्यूआरएस देता है। तो आपको ये देखना है कि हमारा पेशेंट जो है ये पीक्यूआरएस किस लेवल पे दे रहा है। अगर वो मेंटल लेवल पे पीक्यूआरएस दे रहा है तो हमको मेंटल लेवल पे ही जाके सिलेक्शन करना है। अगर फिजिकल लेवल पे दे रहा है तो फिजिकल लेवल पे हम सिलेक्शन करेंगे जाके। तो कहने का मतलब है ये बिल्कुल नहीं है जरूरी कि आप मेंटल सिम्टम को ही पकड़िए, है ना? अगर पेशेंट सिम्टम दे रहा है, मेंटल सिम्टम पिक्यूलियर दे रहा है, तो तब मेंटल सिम्टम पे हम वर्क करेंगे ही, कहाँ जाएंगे हम? फिर अगर फिजिकल सिम्टम आपका पीक्यूआरएस का है तो वहां पे हम उसको पकड़ के करेंगे। आप किधर से भी घूम के जाइएगा, अगर हाथी का सूंड पकड़िएगा तो हाथी नजर आएगा, पूंछ पकड़िएगा तो हाथी नजर आएगा, घूम के भी आप पकड़िएगा पैर तो हाथी ही नजर आएगा। देखना ये है हाथी ही है, लेकिन पकड़ने का बात है कि आप किधर से पकड़ के हाथी को पकड़ते हैं। तो कहने का मतलब है मेरा कि हाथी ही पकड़िए, आप किधर से पकड़िए। वे ऑफ बहुत सारा तरीका हो सकता है, लेकिन बस एक ही है कि आपको हाथी ही पकड़ना है, आप इधर उधर भटकना नहीं है। जो भी सिम्टम्स आते हैं उसका क्या पेस है, क्या डेप्थ है, मतलब कि कहाँ तक फैला हुआ है, किस गहराई तक गया हुआ है, क्या इंटेंसिटी लेके आया है। हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो क्या कर सकती है, तो हमारा जो हेरिडेटरी टेंडेंसीज हैं
उसको चेंज करने की क्षमता रखती है, इम्यून पावर को मजबूत करने की क्षमता रखती है। और क्रॉनिक डिजीज में भी ये लिखा है कि हमारी जो इट इज बिलीव दैट वेल सेलेक्टेड एंटी मैजमेटिक होम्योपैथिक मेडिसिन एक्ट ऑन द जेनेटिक लेवल। ये हमारी मेडिसिन जो है जेनेटिक लेवल पे जाके काम करती है। उससे क्या फायदा होता है कि जो डिजीज, अगर डायबिटीज है तो आपके नेक्स्ट जनरेशन में वो चीज न जाए, उसके लिए आप मेडिसिन ले सकते हैं। We must remember that though we may fail, the failure is ours. It is not the failure of homeopathy. ये हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर कोई चीज ठीक नहीं हो रही है पेशेंट की, तो ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये फेल्योर होम्योपैथी की नहीं है। जरूर हमारे अंदर कोई कमी है, कुछ हमें नहीं मालूम है, जिसके वजह से ये दिक्कत आ रही है। तो साहनी सर हमेशा ये कहते हैं कि हमारा जो हमेशा होना चाहिए कि लर्निंग का प्रोसेस चलते रहना चाहिए, लर्निंग हम लोग हमेशा करते रहना चाहिए। अरे तो लास्ट तो मैंने मेन चीज तो बताया नहीं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो वी आर सेइंग दैट इन्फेक्शियस डिजीज आर गेटिंग लेस। हम जान रहे हैं कि जो भी इन्फेक्शियस डिजीज है, फॉर एग्जांपल टाइफाइड, मलेरिया, ये है कम हो रहा है, लेकिन डिजीज इज गोइंग डीप इनटू आवर सिस्टम। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो हमारा डिजीज है आज का, ये हमारे सिस्टम के अंदर घुसा जा रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को बर्बाद कर रहा है, हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे माइंड तक इसका ये चला गया है, भले ही टाइफाइड मलेरिया अब कम हो रहा हो। तो हमारी इंडिया में ये सोच है कि इफ आई एम राइट इट डज नॉट मीन यू आर रॉन्ग, एंड इफ यू आर राइट इट डज नॉट मीन आई एम रॉन्ग। ये इंडिया के लोग, हम लोग ये जानते हैं कि अगर आप गलत हैं जिसका मतलब ये नहीं है कि मतलब मैं सही हूं, अगर मैं सही हूं तो आप गलत हैं, ऐसा नहीं है। वी बोथ कैन बी राइट एट ए प्लेस। So India is called a land of diversity and it is a country of beautiful harmony। और यही हार्मोनी हमें चाहिए मेडिकल फील्ड में भी, यानी कि बोथ मॉडर्न मेडिसिन एंड होम्योपैथी, ये दोनों को इंटीग्रेटेड वे में काम करना चाहिए, तभी हम लोग बेस्ट हेल्प कर पाएंगे अपने पेशेंट को। इसको आप ऐसे समझिए। बस लास्ट वर्ड मैं कहना चाहूंगी, इसको करके कंक्लूड करती हूँ कि मॉडर्न मेडिसिन में बहुत सारे स्पेशलिस्ट होते हैं, सुपर स्पेशलिस्ट होते हैं दैट फोकस ऑन अ पर्टिकुलर पार्ट, दैट्स गुड। बट आप देखिए, अगर किसी को रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, दे गो टू ए रूमेटोलॉजिस्ट। बट क्या ये डिजीज बोन से रिलेटेड है? नहीं, ये ऑटो इम्यून डिजीज है दैट इज रिलेटेड टू योर इम्यूनोलॉजिकल डिसबैलेंस ऑफ योर बॉडी, जिसके लिए दे गिव स्टेरॉइड्स दैट इज इम्यूनोसप्रेसेंट। या होम्योपैथी क्या समझता है कि इम्यून सिस्टम इज नॉट द प्रॉब्लम, इट इज ओनली अ पार्ट ऑफ द होल। मैंने आपको 4 सिस्टम बताया, चारों सिस्टम में ये एक पार्ट है, दैट इज साइको न्यूरो एंडोक्राइन इम्यून सिस्टम का इम्यून सिस्टम एक पार्ट है। यहाँ पे मॉडर्न मेडिसिन का भी जरूरत पड़ता है, उसके पास क्या है, अच्छे अच्छे डायग्नोस्टिक टूल्स हैं। जब कुछ चीजें हमारे हाथ से बाहर हो जाती हैं लोकली, देन वी नीड द एक्यूट लोकल ट्रीटमेंट एंड सर्जरी। बट स्टिल उसके साथ भी एक मेडिसिन ऐसी चलानी चाहिए दैट विल हील फ्रॉम विद इन, ट्रीट योर इंटरनल सिस्टम। यानी कि आप ऐसे डिजीजेस के साथ में अगर होम्योपैथिक ट्रीटमेंट अलाउ करते हैं, चलाते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसका जो डिपेंडेंसी है उससे कम होते होते आपकी मेडिसिन अच्छे से वर्क करती है और पेशेंट गेट रीड ऑफ द मेडिसिन हो जाता है। Homeopathy can even change your thinking, way of reacting to the situation and also your character. Your character तक को बदलने की क्षमता रखती है। So we should work in collaboration after understanding our scope and limitation. हमारे scope क्या है, limitation क्या है, इसको समझ के हमको साथ में work करना चाहिए। और एक बात मैं कहना चाहूंगी कि जैसे कि मॉडर्न मेडिसिन में क्या होता है कि मैंने आप इस स्लाइड में जैसे बताया कि इम्यूनोसप्रेसेंट दी जाती है, तो वहां पे क्या होता है कि जो भी ऑटो इम्यून डिजीजेस है वो उसको क्या समझते हैं कि खुद का जो इम्यून सेल्स है वो खुद के ही सेल को खा रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, डैमेज कर रहे हैं, तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट देते हैं। वैसे कंडीशन में क्या होता है कि इम्यूनोसप्रेसेंट देने से जो आपके इम्यून सेल्स हैं वो सो जाते हैं, चलो बेटा तुम सो जाओ, तुम्हारा अब काम नहीं है। तो आदमी को अच्छा लगता है, लेकिन हमेशा थोड़ी ही बच्चा सोया रहेगा। इम्यूनोसप्रेसेंट जब का काम जब खत्म हुआ, इम्यून सिस्टम को मजबूत करने का काम करता है।
तो ये जो बात है, इस बात को समझना चाहिए। धन्यवाद डॉक्टर मोनिका गुप्ता। मैं आई होप आपका ये खत्म हो गया सेशन, या आपने कुछ बताना नहीं, है? बस 2 मिनट मैं और लेना चाहूंगी टेक होम मैसेज के हाँ साथ जी, में। हाँ जी, ठीक है। मैं तो बहुत कुछ बोलने की इच्छुक थी, लेकिन मेरे पास, मैं देख रही हूँ कि समय बहुत कम है। खैर, तो मैं वर्ड्स फॉर न्यू कमर्स मैं जरूर कहना चाहूंगी, कुछ फ्यू वर्ड्स में मैं खत्म करती हूँ कि अगर आपको रिपेट्री नहीं आता है, न्यू कमर्स के लिए मैं जरूर ये बात कहूंगी कि अगर आपको रिपेट्री नहीं आ रहा है, मेटेरिया मेडिका नहीं आ रहा है, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। इट नीड्स ओनली दैट यू आर सिंसियर, डेडिकेटेड एंड यू हैव बिलीव इन होम्योपैथी। मैं आज के डेट में देख रही हूँ बहुत सारी जूनियर्स हैं जो क्या होते हैं कि एलोपैथ मेडिसिन चला रहे हैं अपने क्लिनिक पे और बोलते हैं कि मैडम मुझसे तो होता ही नहीं है, मैं नहीं चला पा रहा हूँ, ठीक नहीं होता है, तो मुझे मजबूरी में एलोपैथ मेडिसिन देनी पड़ती है। तो मैं रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ वैसे बच्चों से कि आप, कुछ नहीं जानकारी है फिर भी आप सिंसियर रहिए, डेडिकेटेड रहिए और होम्योपैथी पर बिलीव रखिए। समय के साथ स्किल भी धीरे धीरे डेवलप हो जाता है। एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि मैं कॉम्बिनेशन के खिलाफ नहीं हूँ। सारे लोग जितना भी है जो होम्योपैथी कर रहे हैं, दैट आर डूइंग गुड, सब होम्योपैथी कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको इसमें संतुष्टि नहीं है तो जो मेरी बातों पर एक बार जरूर गौर कीजिएगा कि डीपर वी गो, बेटर इज द रिजल्ट, लॉन्ग लास्टिंग इज द रिजल्ट। और वही आज के लोग खोज रहे हैं। सिर्फ होम्योपैथी को पॉपुलराइज करना नहीं है, वी शुड अपग्रेड आवर सेल्फ ऑल्सो। हम लोग खुद को भी अपग्रेड करना है और इसको जानकारी लेनी है, डीप स्टडी करना है, फिलॉसफी को जानना है। देयर इज ऑर्गन रेमेडीज ऑल्सो, बट आई थिंक कि वो हमें तब देना चाहिए जब देयर इज नथिंग बेटर टू डू। जैसे कार्डुअस एंड चेलिडोनियम हम लोग लीवर डिसऑर्डर्स में देते हैं। अगर कुछ नहीं करने को है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, देन ये ठीक है। Homeopathy has everything. It is popular, it has money, it has satisfaction and success. So enhance your knowledge and be confident. Thank you. थैंक यू डॉक्टर मोनिका, आपका बड़ा अच्छा क्लास था। हम चाहेंगे कि आप जरूर दोबारा आए हमारे इस सेशन में। हम एक सवाल या 2 सवाल ले सकते हैं बिकॉज हमारे पास 4 मिनट हैं, और हम ये भी चाहेंगे कि हमारे सानी सर, डॉक्टर सानी, हम एक थैंक यू नोट भी दें आपके लिए। डॉक्टर सानी, आप जरूर, मैं भी डॉक्टर सैनी सर को जरूर सुनना चाहूंगी क्योंकि वो मेरे मेंटर भी हैं, मेरे गुरु भी हैं, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है। थैंक यू। मोनिका जी, आप अपना पीपीटी को शेयर खत्म कर दीजिए। शेयर ऑप्शन बंद, शेयर ऑप्शन बंद कर दीजिए। ये कैसे बंद? शेयर को बंद कर दीजिए। आज का लेक्चर जो बहुत ही वाइटल है, मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि हम आने वाले समय में हमारा क्या रोल होगा, और इस पर मोनिका जी ने एक अच्छा लोगों को थॉट्स दिया है, और मुझे लगता है कि ये हम लोग के लिए बहुत ही उपयुक्त होगा, और इसको हम लोगों को सुझाव को देना चाहिए। और ऐसे ही लोगों को, सभी लोगों को सोचना हो, क्योंकि होम्योपैथी तभी जिंदा रहेगा जबकि होम्योपैथी पर हम लोग बने रहेंगे। होम्योपैथी की पहचान बनेगी तो हमारी भी पहचान होगी। और आने वाला समय तो बहुत ही चैलेंजिंग होता जा रहा है। चैलेंजिंग इस मायने में है कि हम लोगों को दूसरे सिस्टम के साथ में कंपटीशन फेस करना पड़ेगा, हमको दूसरे के साथ में ये, तो इसके अच्छा है कि हम लोग समझौता, और भारत सरकार भी चाह रही है कि इंटीग्रेटेड सिस्टम होगा। इंटीग्रेटेड मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जहाँ की सभी कोई जो रोगी को ये चुनने का मौका मिलेगा, उसको जानकारी देने का मौका मिलेगा कि कहाँ होम्योपैथी की जरूरत है, कहाँ एलोपैथी की जरूरत है, कहाँ आयुर्वेद की जरूरत है, कहाँ योगा करने की जरूरत है। इन सारी बातों को ध्यान में रखना होगा कि हम लोगों को ओपन माइंडेड होना, ओपन खुले दिमाग से अगर आप काम करते हैं तो ये होगा। और मोनिका जी ने इस बात को हम लोगों को बहुत अच्छा से बताया है। मुझे लगता है कि हम लोगों के लिए आने वाला समय जो है तो अच्छा रहेगा। हम लोग को इसको फॉलो अप करते रहना चाहिए। और मोनिका जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने कम समय में इसको एक्सप्लेन करने का कोशिश किया, होम्योपैथिक फिलॉसफी को आपने बहुत अच्छा डिटेल्स में बताने का कोशिश किया है। आगे से एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि लेक्चर क्योंकि 1 घंटे के अंदर में है, तो ये समय क्या हम लोगों को पाबंदी होना चाहिए। एक डॉक्टर के लिए भी जरूरी है कि समय का
कितना ख्याल रखता है। तो मैं इसके साथ में मोनिका जी को धन्यवाद देता हूँ। संदीप जी, आपने बहुत अच्छा मॉनिटर किया है, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथियों, जिन सभी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप इस वेबिनार में आए और आते रहिए, निरंतर आते रहिए, अपने व्यूज को शेयर कीजिए, जो सवाल हो वो पूछने का प्रयास करते रहिए। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद डॉक्टर सानी, थैंक यू सो मच। आप हमारे इस ग्रुप के सबसे एक्टिव मेंबर हैं और आपके थ्रू हम काफी अच्छे स्पीकर्स इस मंच में आए हैं। अगर कोई डॉक्टर्स सवाल पूछना चाहते हैं, हमारे पास वक्त है एक सवाल का, क्योंकि हमारे पास अब सिर्फ 3 मिनट है और हमें अगले 2-2.5 मिनट में हमारा सेशन हैंडओवर करना पड़ेगा। तो अगर कोई डॉक्टर का सवाल है तो प्लीज पूछिए या अपने चैट बॉक्स में डाल दीजिएगा। हेलो हेलो। हाँ जी, डॉक्टर राम भुवनेश्वर, आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ हाँ, चलिए सर, जो है हम डॉक्टर मोनिका जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि बहुत अच्छी बताई, लेकिन धन्यवाद सर, धन्यवाद। हाँ, हाउ टू वर्क होम्योपैथिक मेडिसिन। जी सर। होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है? होम्योपैथिक मेडिसिन कैसे काम करती है? वाइटल फोर्स बताइए। तो वाइटल जी फोर्स, सर, ये तो बहुत तो आप भी बोलिए बोल बताइए। ये होम्योपैथिक जो उनका विषय है वह 2025 तक होम्योपैथी का नेशनल फोरम में क्या रोल होगा। तो आप अभी होम्योपैथी के विषय में सवाल ना करें, होम्योपैथी कैसे काम करता है, वाइटल फोर्स क्या है। 5 मिनट में सर हम कैसे? सर वाइटल फोर्स की बात की, इसीलिए हम वाइटल फोर्स पर बात में करेंगे। हाँ अच्छा, ठीक है। एफ्रिज्म सर, एफ्रिज्म नंबर 31 में आप देख सकते हैं कि कैसे स्ट्रॉन्गर मेडिसिन, हाँ वहां पे आप ये डील हो जा, आप ऑर्गेनम में एफ्रिज्म नंबर 31 को आप अगर देखेंगे तो आपका आंसर बहुत आसानी से वहां पे लिखा हुआ है कि कैसे स्ट्रॉन्गर जो मेडिसिन हैं वो एनिलेट कर देती हैं, हटा देती हैं जो वीकर डिजीज है उसको। तो वो एक बहुत अच्छा प्रोसेस है। वो मैं नेक्स्ट आपका ये क्वेश्चन मैं जरूर लूंगी नेक्स्ट, अगर मुझे मौका मिला तो, कि वाइटल फोर्स क्या है और कैसे हमारी मेडिसिन जो है वो वर्क करती है हमारे बॉडी के ऊपर और कैसे हमारा डिजीज एनिलेट होता है। थैंक यू डॉक्टर मोनिका।